सर मैंगो वाले सर ले आते हैं सर, क्लास ऑफ करें। अब अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। मुझे पहले कंफर्मेशन है ग्रुप के अंदर कि वॉइस के अंदर कोई डिस्टॉर्शन या कोई शोर आपको नहीं आ रहा है, क्लियर है? ऑनलाइन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये पहले ब्लैंक पे चाहिए जी। बुक से बुक में ओपन की क्या आपने बुक को? ये बेटा क्लियर है वॉइस मैसेज ग्रुप के अंदर? अच्छा क्लियर है। कोई स्टूडेंट यहाँ पर जो कैब सिक्स है उसके ग्रुप को ओपन कर ले ताकि अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो मुझे बता सके। थैंक यू क्योंकि यहाँ पर मेरे सिग्नल इशू है, यहाँ पर मैं चल पास तक बातें हो रहा है, किसी के नहीं चल रहा है। गाड़ी नहीं ना समझ गए तो सही है। ठीक।
कल हमने बेटा शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 2, वो सीम लिमिटेड वाला, जिसके अंदर काफी टेक्निकल पॉइंट आ रहे थे हमें, और इसको पढ़ने के अंदर हमें कुछ ये करने के अंदर कुछ डिफिकल्टीज भी आई। तो बेटा पहले तो इसी क्वेश्चन में अगर किसी का क्वेश्चन है कोई भी, तो ग्रुप के अंदर मैसेज कर दे, ताकि उस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व आउट करवाऊंगा, फिर हम आगे यूज करेंगे नेक्स्ट में। जी बेटा, किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन, किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंटरनेट इस पर चल सकेगा। किसी बच्चे को कोई ग्रुप में मैसेज वो चल रहा है ना इंटरनेट आपको, मुझे कम से कम ओके लिख के मैसेज इस चीज के हवाले से कंफर्मेशन दे दें कि मुझे यकीन हो बेटा, तो मसला नहीं। कोई 2-3 बच्चे ओके का मैसेज कर दे ग्रुप के अंदर, ताकि कंफर्मेशन ओके। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 10 मार्क के अलावा रीडिंग कुछ पूछना हो तो वो पूछ बेटा सकते हैं। हर चीज पूछ सकते हैं। सर ड्रेसिंग ड्रेसिंग में आपने छुट्टी की है, सर आपने छुट्टी अंदर रीडिंग करके आना दोबारा रीडिंग के बाद एक आ गया मार्क पे। हाँ बेटा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, वो क्वेश्चन था, मैंने आपको रीडिंग के लिए ये चैप्टर दोबारा दिया था। जी सर एक ही बात है। तो रीडिंग के अंदर एक तो बच्चों को जो प्रॉब्लम है दैट इज यहाँ पर एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी का है। आपको याद होगा बेटा, ऑलरेडी मेरी डिस्कशन हुई थी एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी क्या है, कि भाई हमने परेशानी ही नहीं लेनी कि भाई हमारे पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन है या नहीं। जब हम परेशानी नहीं लेते ना मेंटेन करके, तो अल्टीमेटली हम जो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं वो शॉर्ट टर्म से करेंगे या लॉन्ग टर्म से करेंगे, बताइए ना। परेशानी ही नहीं मेरा शॉर्ट टर्म से करेंगे। शॉर्ट टर्म से करेंगे हम, यहाँ लॉन्ग टर्म से फाइनेंसिंग प्रोवाइड ही नहीं करते। हमारी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वर्किंग कैपिटल के अंदर वो शॉर्ट टर्म होती है, वेरी शॉर्ट टर्म। और जो हमारी कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसीज होती है बेटा, उसके अंदर होता क्या है कि भाई हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम अपने आप को सेव रखेंगे। तो सेव रखने की वजह से हम जितना भी फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म या इक्विटी का होता है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव में लॉन्ग टर्म को फोकस किया जाता है, तो इक्विटी की फॉर्म में आ जाए, डेट की फॉर्म में आ जाए। और एग्रेसिव में शॉर्ट टर्म को फोकस किया जाता है। और जो बेटा मॉडरेट फंडिंग पॉलिसी है, इसके अंदर दोनों को फोकस किया जाता है। कुछ पार्ट हमारा शॉर्ट टर्म से होता है और कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म से। ये हमारा क्वेश्चन। अब कल मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर दिया था, वो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। एक चीज इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 वो ये थी कि भाई यहाँ पर 3 सालों का कंपैरिजन था, 2 सालों की एवरेज कैलकुलेट की जा सकती थी। सर वो पेज आगे 2 सालों की एवरेज, ये 3 इयर्स कंपैरिजन का क्वेश्चन था। इसमें 2 इयर्स के क्लोजिंग की मदद से एवरेज कैलकुलेट करना पॉसिबल था, लेकिन फिर भी यहाँ एवरेज के साथ कैलकुलेशन नहीं मिली आपको, क्लोजिंग के साथ कैलकुलेशन, क्लोजिंग रिसीवेबल क्लोजिंग सर। उसकी रीजन क्या थी बेटा, 3 सालों का कंपैरिजन था। जो थर्ड ईयर था ना, थर्ड ईयर के लिए एवरेज कैलकुलेट करना पॉसिबल भी, थर्ड ईयर के लिए एवरेज कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अब बेशक फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए एवरेज कैलकुलेट की जा सकती थी, लेकिन हमारी रिस्ट्रिक्शन आ गई भाई, क्योंकि कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के पर्पस की वजह से तीनों सालों को हमने ऑल 3 इयर्स को किस पर किया है, ऑल के ऑल 3 इयर्स हमारे हुए भी रहे क्लोजिंग के साथ इंस्टेड ऑफ एवरेज।
अगर मैं सिर्फ एक साल में बनाना होता तो भाई उसको मैं एवरेज कर सकता, लेकिन अब एवरेज क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा हमने इसको क्लोजिंग के साथ करना था, क्योंकि 3 साल हमारे कम पैसे। क्वेश्चन कंपैरेटिवली बाकी आसान है। अब बेटा जो वो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो क्लास में डिस्कस किया था, उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट का था, जिसको वर्किंग कैपिटल की हम बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होती है ना, वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो ये ध्यान में रखें, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल क्या होती है। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल में सबसे पहली चीज हमारी आती है बेटा, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। जब रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो हमारे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और अगर इन्वेस्ट रिसीवेबल्स कम होते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम। और बेटा इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इंक्रीज एक तरह और होते हैं, अगर रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो जाए तो भाई इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल भी बढ़ेगा। और जब इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इंक्रीज होती है तो हमें वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स को मेंटेन करने की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए तो भाई कॉस्ट भी ज्यादा है। दूसरा आ जाता है बेटा इन्वेस्टमेंट इन जो कि इंक्रीज होती है इन्वेंट्री डेज के इंक्रीज। अगर इन्वेंट्री डेज इंक्रीज होती है तो भाई इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री भी इंक्रीज हुई। और जब इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली हमारी वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होकर हमारी कॉस्ट भी बढ़े। और तीसरा हमारा जो चीज आ जाती है बेटा वो है इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पेबल। ये इन्वेस्टमेंट इन पेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट बाय पेबल। तीसरी है इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय बाय। तो भाई अगर इन्वेस्टमेंट पेबल्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो अल्टीमेटली मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी, और अगर पेबल्स की इन्वेस्टमेंट कम होती है तो अल्टीमेटली मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा। तो भाई ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है पेबल बेस के बढ़ने। अब बेटा जब इन तीन चीजों की मदद से मेरा क्या निकलता है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, और यही वो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है जिसके ऊपर मुझे क्या लगती है, कॉस्ट लगती है, फाइनेंस लगता है, इंटरेस्ट। अब बेटा नेक्स्ट हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जरा लेके चलेंगे चीजों को, ताकि हम इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जा सकें। अब थ्योरी के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहा। दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, एक हमने क्लास में किया सेल्फ टेस्ट में, एक होमवर्क में था। किसी बच्चे की तरफ से दोनों में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ तो अज्यूम किया जाएगा कि आपको वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है, विद दिस अजम्पशन। तो अब बेटा हम एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जरा मूव करते हैं, तो इन चीजों को लेके चलते हैं। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बेटा जरा, ये मैंने आपको फाइल भी शेयर की होगी। ये बैक कर गया अल्लाह का बंदा। और बड़े आपको बेटा सिर्फ 2 मिनट क्लास में होल्ड कीजिएगा। असल में फाइल तो शेयर, वो गलती से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो गलत क्वेश्चंस आ गए हैं। मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन यहाँ लगा दूं ताकि हम वहां से देख के आसानी से इसको कर सके। मुझे पता है आपके पास मोबाइल में है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप पीडीएफ ओपन करेंगे मोबाइल के ऊपर, अक्सर बच्चे मोबाइल पर ही लेक्चर ले रहे हैं, तो भाई उनकी भी जूम की वो मीटिंग नहीं चल सकेगी। तो आप लोगों को सिर्फ 1 से 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। मैं 3 क्वेश्चन अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
कॉपी किया है, डी ड्राइव में किया है। कौन से क्वेश्चन सर कह रहे हैं? पीसीएम का ठहरो ठहरो। ये थे, ठहरो जरा, मैं बताता हूँ डी ड्राइव में मैंने कॉपी किया है। ये उसने करवाया, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन WACC करवाया है, और एक MFA की बुक करवाई है, बस दो चीजें हैं। नहीं है बस। बस वो फिर यहाँ पे वो फिर कॉपी नहीं हुआ वो, उसके अंदर USB में शायद हो, उसने जो मुझे बताया मैंने वो कॉपी कर लिया था। वो फाइल की मैंने चेक कर दी है। वो लोग मैंने बताया था। मेरा लेक्चर फॉलो है मुझे के बाद में जी, लेक्चर मिल जाएगा बाद में फॉलो है। आई होप कि मिलेगा। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर है। क्या हुआ? कैमरा है माइक ऑन है।
हाँ बेटा, ग्रुप में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब इन्वेंटरी डेज इंक्रीज होंगे, हाँ सॉरी, पेमेंट डेज इंक्रीज होंगे, तो मैंने वर्डिंग में कहा था इन्वेस्टमेंट बाय द पेबल इंक्रीज, वर्ड लिखा होता है इन्वेस्टमेंट बाय पेबल। तो भाई इन्वेंटरी डेज पेबल डेज के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट बाय द पेबल इंक्रीज होती है, और हमारी इन्वेस्टमेंट कम। बात वही कही थी लेकिन वो वर्ड चेंज कर। हाँ, अब अगर आप सिंपल वर्ड में देखें, आप बोलेंगे वर्किंग डेज बढ़ेगी, इन्वेंटरी के इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रिसीवेबल डेज बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पेबल डेज बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट का कोई प्रमाण है। जो मैंने पहले बात की थी, इन्वेस्टमेंट बाय द पेबल, इन्वेस्टमेंट बाय द पेबल बढ़ेगी, हमारी काम बात की है। तो जनरल टर्म में जब हम बात करते हैं तो ये कहता है पेबल डेज बढ़ना हमारी इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ मैंने जो वर्ड लिखा था, लाइन लिखी थी, वो लिखी थी इन्वेस्टमेंट बाय द पेबल, इन्वेस्टमेंट नॉट बाय द कंपनी लिखता है बिजनेस हाउस। तो ये मेन उसी चीज को एक्सप्लेन करने की बात। अब बेटा ये आपको जो क्वेश्चन शेयर हुए हैं उसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आई के पास पेपर का क्वेश्चन है हमारा, 10 नंबर का सवाल आया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को आज करेंगे ताकि हम एनालाइज कर सकें कि आई के में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Decor Limited DL is engaged in selling home decoration items. DL has provided you the following information based on latest management account. लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट है, इसका मतलब ये जो डाटा है ये कौन सा डाटा है? एक्चुअल डाटा। ये एक्चुअल डाटा है, क्लियर? तो इसमें वो बता रहा है भाई एवरेज इन्वेंटरी उसने खुद कैलकुलेट करके बता दी, 6 मिलियन 30 और कॉमन है। एवरेज ट्रेड डेटर्स 7500, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स 3800, सेल्स 50,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स 31। अगर मैं पूछूं मुझे बताएं इस वक्त वर्किंग कैपिटल में क्या इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, तो आप कहेंगे सर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेंटरी, इसमें प्लस कर दो ट्रेड डेटर्स और उसमें माइनस कर दो, मतलब आप कहेंगे 6000 प्लस 70 और उसमें से माइनस कर दोगे 30। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारी तरफ से है। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 97 की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये हमने जो इन्वेस्टमेंट की है इस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट मेथड हो रही है। जो हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी भी हो सकती है, किसी तरह भी हम इसमें इन्वेस्ट किया हो सकता है। यहां तक कोई मसला मिसाल किसी का वॉइस में या किसी भी किस्म में ओके? मुझे एक ओके का मैसेज कर दें। हो सकता है फ्यूचर का भी हो, बजटेड भी हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। तो ये एक्चुअल डाटा है जिसको हमने कर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, द मैनेजमेंट of DL is concerned over increasing working capital requirement। इसका मतलब नेक्स्ट फ्यूचर ईयर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, अल्टीमेटली सेल्स बढ़ानी होगी, और अगर सेल्स बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज सेल्स को बढ़ा नहीं सकते। दैट इज सेंट्रली मैनेज्ड थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एज पर द अरेंजमेंट विद द बैंक, DL हैज ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 10 million। करंट लिमिट कितनी है हमारे पास? 10 million। इसका मतलब बेटा ये जितने भी पैसे मेरा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट है, जो हमने ये निकाले हुए प्रीवियसली 9700, 30 कॉमन ना लेकर ये 9.7 मिलियन बनेगा। तो ये सारे के सारे पैसे मेरे कहां से लिए हुए? ओवरड्राफ्ट। बेटा अगर मेरी रिक्वायरमेंट 10 मिलियन से ऊपर जाती है तो भाई ओवरड्राफ्ट की लिमिट तो है 10 मिलियन की, तो भाई मुझे परेशानी होगी कि भाई को फ्यूचर के पैसे कहां से। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट 10 मिलियन से नीचे होती है तो फिर मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी। तो भाई ये तो है फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर। अब वो डाटा आएगा तो प्लान होगा, हम अभी खुद आंसर नहीं दे सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये अगले साल की बात, इट इज प्रोजेक्टेड दैट, अब ये बेटा बजटेड आ रहा है, प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, फ्यूचर्स आ रहे हैं। अब फ्यूचर डाटा क्या है, sales and cost of sales would increase by 25% and 15%। अगले साल सेल्स भी बढ़ेगी, अगले साल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेगी। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर की सेल क्या होगी, नेक्स्ट ईयर सेल करंट ईयर सेल है बेटा 50,000 और इंक्रीज आएगा इसमें 25% का, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर की सेल 125% हो गई। तो 6 to that is next year sale। बेटा नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी 15%। तो भाई ये 35,000 का 15% सीजीएस आ जाएगा, तो सीजीएस नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 115%, कितना हो जाएगा 4,025। इसका मतलब एक्सपेक्टेड जो प्रोजेक्शन है तो वो क्या है भाई, तो भाई सेल होनी चाहिए 62,500 की और सीजीएस होना चाहिए 40,250। लेकिन भाई ये दो चीजें तो होगी, अल्टीमेटली हमने पढ़ा है अगर ये सेल्स बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, चीजें बढ़ेगी। नेक्स्ट, दिस वुड रिजल्ट इन, इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा इन सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से, एवरेज इन्वेंट्री टू इंक्रीज बाय, भाई एवरेज इन्वेंट्री 30% से इंक्रीज कर देगी। भाई पहली एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 6,000, अगले साल की क्या होगी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1.70, एवरेज ट्रेड डेटर टू ईयर होगी 20%। तो भाई पिछले साल कितने थे 7500, ये इंक्रीज होके कितने हो जाएंगे 7500 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये मैं साथ साथ डाटा लिख रहा हूं। एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स पहले थे मेरा बेटा 3800 के, ये लिखा हुआ, ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये बात में नहीं हाईलाइट होगा, तो अब कितने से इंक्रीज हो रहे 10% से 3800 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 4180। ये मेरा नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड है प्रोजेक्शंस है इसका। अच्छा अगर मैं आप वैसे आपसे पूछूं नेक्स्ट ईयर इन प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंगली मुझे कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो प्रोजेक्शंस आपने बनाई है इन प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंगली, ये जो मैंने हाईलाइट की है अभी निशान लगाया, आपने इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस क्या करना है पेबल। अगर हम इन तीनों सबको माइनस करें तो मुझे बताएं कितना बना नेक्स्ट ईयर का तरफ 12,620। बेटा इसका मतलब नेक्स्ट ईयर मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 12,600 और मेरी करंट लिमिट क्या है 10 मिलियन तो नहीं बस क्या। अब या तो भाई दो सोल्यूशन है, या तो वो ऊपर वाला 10 मिलियन से ऊपर जो 2 पॉइंट समथिंग मिलियन है, या किसी का रेट करने का सोचो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या कोई, या दूसरा डिसीजन क्या है कि भाई इतना सेल्स अचीव की बात क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हमने वैसे क्वेश्चन कर दिया, रिक्वायरमेंट भी पढ़ी, वैसे डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी ऐसे मिलते हैं लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट तो देखिए ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। The CFO is of the view that DL would not be able to manage the working capital requirement within the bank overhead। CFO कह रहा था भाई कि भाई ये जो आपने ऊपर बताया है ना, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर वर्किंग कैपिटल मेंटेन करेंगे तो हमारे पास जो 10 मिलियन की लिमिट है ना उससे ऊपर चले जाएगा। भाई CFO सच्चा था क्योंकि यहाँ कितना है 12.62 मिलियन, तो CFO का व्यू पॉइंट सच सबक He suggested, उसने अच्छा इसका सॉल्यूशन भी बताया, सजेशन दी। He suggested that DL should take certain action to follow industry average ratio which are given
वो कहता भाई अपने डेज जो भी उसको सेट में रखो, आप उसको फॉलो कर लो। इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्रियल रिसीवेबल डेज है, आप अपने रिसीवेबल डेज को लिखना। जो इंडस्ट्रीज के पेपर डेज है, आप अपने पेपर डेज भी लिखना। जो इंडस्ट्री के इन्वेंटरी होल्डिंग डेज है, आपने इन्वेंटरी होल्डिंग डेज भी लिखना। बेटा जब मैं चीजें उतनी भी नहीं कर दूंगा, अब उससे फर्क क्या आएगा, मेरे एवरेज रिसीवेबल चेंज। आपको पता होल्डिंग डेज में डिफरेंस आता है, इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। होल्डिंग डेज रिसीवेबल के बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। होल्डिंग डेज रिसीवेबल कम होंगे, इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता है, कम होना कहां से पता चलता है, एवरेज रिसीवेबल के बढ़ने, एवरेज रिसीवेबल के कम। अब बेटा रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले डिटरमिन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द नेक्स्ट, अगले साल का निकालो। तो अगले साल का निकालना तो डाटा इस साल वाला लेना, नेक्स्ट ईयर वाला, ये जो प्रोजेक्शंस है। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मैं लिखता हूं ए पार्ट कैश ऑपरेटिंग साइकिल। उसमें बेटा तीन चीजें आती है। नंबर वन रिसीवेबल, होल्डिंग डेज, नंबर टू इन्वेंट्री, होल्डिंग डेज, नंबर थ्री पेएबल। इन तीनों डेज की मदद से बेटा मेरा कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगा। अब सबसे पहले रिसीवेबल होल्डिंग डेज का फार्मूला रखता है। फार्मूला क्या है, एवरेज रिसीवेबल ओवर क्रेडिट multiply by 365, that is the formula to calculate receivable holding। अब बेटा एवरेज रिसीवेबल अगले साल के लिए क्वेश्चन में जाती है, अगले साल के एवरेज रिसीवेबल कितने निकाले हुए हमने, 9000। तो हम क्या लिखते हैं भाई 9000, इसी फार्मूले को नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 9000 इज एवरेज रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स वो भी अगले साल वाली, ये हमने निकाली है बेटा 62,500 की, ये जहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 365। जी बेटा आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर सात, बेशक फ्रॉम होम क्लास है, सात कैलकुलेटर से सॉल्विंग किया करें। 52.560, दैट इज रिसीवेबल होल्डिंग। अब सेकंड का पार्ट है इन्वेंटरी होल्डिंग केस निकालना है। भाई फार्मूला क्या है, एवरेज। अब बेटा यहां पर जब सेग्रीगेशन ना बताई हो तो फिर फिनिश एवरेज इन्वेंटरी ओवर मल्टीप्लाई बाय 360। अब बेटा फिर पिछले पेज में जाता हूं, ये मैंने एवरेज इन्वेंटरी लिखी थी 78। अब इस 7800 को बेटा मैं वहां जाके लिख लूंगा, दैट इज एवरेज। सीजीएस मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं जानता हूँ। ये देखिए सीजीएस मैंने कैलकुलेट किया था 40,250। तो इस 40,250 को बेटा मैं जाके लिख लूंगा मल्टीप्लाई बाय 365, 70.7 डेज। और लास्ट में निकालेंगे बेटा पेएबल होल्डिंग डेज। पेएबल होल्डिंग डेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पेएबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। अब बेटा एवरेज पेएबल का निकाल लेते हैं, हमने निकाला हुआ था पिछली स्लाइड पे। जाता हूं, ये देखिए एवरेज पेएबल मैंने निकाले 4180, मैं लिखूंगा 4180।
अब बेटा क्रेडिट परचेसेस पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, कहीं पर क्रेडिट परचेसेस नहीं मिलती। जब क्रेडिट परचेसेस नहीं मिलती तो भाई वहां पर सीटीएस को ले लिया बाकी। और आपने जो क्रेडिट परचेसेस लिखवाया है उसमें भी एक काफी मिस्टेक है। तो अपनी पर्सनैलिटी नहीं क्यों करते होते कहते हैं कितनी बोल ऑपरेट क्यों नहीं assume कर सकते एवरेज फर्स्ट ईयर कहते हैं क्यों करते फर्स्ट ईयर assume नहीं कर सकते। क्या हो फिर हम सीजीएस को अल्टरनेटिव यूज कर ले, इसको फर्स्ट ईयर में जीरो नहीं है तो भाई यहाँ पर सीजीएस 40,250 ही यूज होगा इसकी जगह। तो हम लेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 365 37.91 दैट इज पेबल होल्डिंग डेज जो नेगेटिव में आएंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे, रिसीवेबल होल्डिंग डेज प्लस इन्वेंटरी होल्डिंग डेज माइनस पेबल होल्डिंग डेज, इन तीनों के साथ जो नेट आंसर आएगा दैट इज कैश ऑपरेटिंग 85.38 days, that is cash operating percent फर्स्ट वन। जी बेटा यहाँ अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मैक्सिमम इसकी आप बच्चे में देखो किस ऊपर को नहीं देखते हैं और शेयर होते हैं इसमें नोट कर रहे हैं तो बाय द वे इसी बच्चे को तो क्वेश्चन क्लियर है आगे करते हैं जी। हम बात करते हैं हम नेक्स्ट इसके बी पार्ट का validate CFO viewpoint regarding management of working capital requirement if DL does not follow industry average। इसका मतलब वो इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो नहीं कर रहा। अगर इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो नहीं कर रहा इसका मतलब वो किसको फॉलो कर रहा है, जो हमने ये पॉइंट। अब यहाँ दो ही ऑप्शन है, एक ये वाले पॉइंट और दूसरे ये इंडस्ट्री एवरेज है। ये सेकंड ऑप्शन है जो हमने पॉलिसी एक बनाई है। तो भाई इसका जो ए पार्ट है डीएल डज नॉट फॉलो इंडस्ट्री एवरेज, भाई अगर वो इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो नहीं करता तो भाई मेरी इन्वेंट्री हो रही है 7800, मेरे रिसीवेबल्स हो रहे 9000 और मेरे पेएबल्स हो रहे 4180 और इन तीनों की मदद से मेरा नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है 12,620। तो बेटा ये बी का फर्स्ट पार्ट जो क्या आंसर है DL does not follow industry average। तो इसको आप कहते हैं तो दोबारा से लिख देते हैं हम। रिसीवेबल्स हो जाएंगे बेटा हमारे एवरेज रिसीवेबल्स 9000 एवरेज इन्वेंटरी कितना है बेटा 7800 और एवरेज पेबल दैट इज 4180 12,620। इसको मैं क्या कहूंगा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जाके पढ़ता हूं। Validate CFO point why regarding management of the working capital requirement if DL does not follow the working। अगर बेटा वो फॉलो नहीं करता तो मुझे कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए 12,620 30 कॉमन ले। तो मेरे पास जो क्रेडिट फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी जिसको क्या रनिंग फाइनेंस में है फैसिलिटी है मेरे पास मेरा बेटा 10 मिलियन जो कि 10,000 बनता है 30 कॉमन। तो बेटा अगर 10,000 की फैसिलिटी है मेरा कितना बन रहा है 12,620। तो भाई दो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है डेफिशिएंसी 2,320। तो उसका वैलिडेटर कौन है। अब दूसरा ऑप्शन वो क्या क्या है, ऑप्शन नंबर 2
ऑप्शन 2 में कह रहा भाई आप फॉलो कर ले किसको, Yeah. इंडस्ट्री Yes. एवरेज। जब मैं इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो करूंगा तो अब मेरे एवरेज रिसीवेबल इंडस्ट्री एवरेज रिसीवेबल डेज के हिसाब से, तो भाई जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ ना, डेज इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट सेल इक्वल बाय 365, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये अब उल्टा फार्मूला चलेगा। इस उल्टे फार्मूले को लिखने का मतलब क्या है, तो भाई डेज अवेलेबल है, अब उन डेज के अकॉर्डिंगली एवरेज रिसीवेबल क्या होनी चाहिए, हमने वो क्या, तो इसका मतलब यहां पर भी तीन चीजें ही चाहिए। नंबर वन, एवरेज रिसीवेबल साइकिल, नंबर टू, एवरेज इन्वेंट्री साइकिल, और नंबर थ्री, एवरेज पेबल। इन तीन चीजों की मदद से ही हम क्या निकालेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब एवरेज रिसीवेबल चाहिए, डाटा यहाँ क्या है, डाटा है भाई, तो भाई इन डेज को फॉलो करो, आपके जो डेज है सही है साइड पर की। अब आपके होल्डिंग पीरियड इन्वेंटरी का कितना होना चाहिए, 50 डेज का, क्रेडिटर पीरियड कितना होना चाहिए, क्रेडिटर पीरियड 45 डेज का, और क्रेडिटर पीरियड कितना होना चाहिए, 30 डेज। अब भाई इन डेज के अकॉर्डिंगली हम अपना क्या निकालेंगे, एवरेज पेएबल, एवरेज रिसीवेबल और एवरेज इन्वेंटरी। अब 50 45 30 डेज हमें याद है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर। और एवरेज रिसीवेबल निकालना है, एवरेज रिसीव का फार्मूला क्या है, एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू, फार्मूला लिखना हो बेटा, रिसीवेबल डेज मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय, बेटा ये नया फार्मूला नहीं लिखा, ये जो फार्मूला मैंने ये वाला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले को रीअरेंज किया, आपने फार्मूला वही लिखा है, मैंने रीअरेंज किया। तो भाई अब हम इससे अब रिसीवेबल डेज, अब ये जो रिसीवेबल डेज है जो वो है जो इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री के रिसीवेबल डेज पे 45, बेटा रिसीवेबल एवरेज 45, और क्रेडिट सेल्स कितनी है हमने पढ़ी हुई है 60, कितनी थी बेटा 60,000। ये क्रेडिट सेल इंडस्ट्री की नहीं, ये क्रेडिट सेल हमने अपनी ली, बाकी डिवाइडेड बाय 365, ये बेटा कितने 742.8.0 7428, 7,428 बस ठीक है। तो 600 को जो वेरीफाई कर लो उसके लिए नहीं बेटा आपने बताया 6, मैं मॉडल का चले मैं 62500, माशाल्लाह बेटा मिस्टेक होगी यहाँ पर, मैं पास 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 का बेटा फायदा कोई नहीं, मिस्टेक मिस्टेक कह रही थी। अब इसको बेटा सही करेंगे। अच्छा इस बोर्ड का एक बड़ा फायदा मैंने हाथ बंदा नहीं होता, है बाबा यही देख रहे हैं आप 62500, अब बताए 7,705.48 अब बेटा एवरेज इन्वेंटरी निकालना है इन रिसीवेबल एवरेज डेज को लेके इंडस्ट्री में, इसका भी फार्मूला लिखिए, एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू इन्वेंटरी होल्डिंग डेज डिवाइडेड बाय 365 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताएं, आपने इन्वेंटरी के यहाँ क्या आएगा, सीजीएस। ये भी फार्मूला पे नया फार्मूला नहीं है, उसी फार्मूले को रीअरेंज किया। अब डाटा लिखते हैं, इन्वेंटरी होल्डिंग डेज आ गए बेटा 50, मल्टीप्लाई बाय सीजीएस कितना है 40,250, और बेटा 360 सॉरी 55 5,500 के बाद
और लास्ट निकालेंगे बेटा एवरेज पेएबल। एवरेज पेएबल का फार्मूला लिखते हैं, ये भी रीअरेंजमेंट है। एवरेज पेएबल इज इक्वल टू पेएबल डेज डिवाइडेड बाय 365। अब मल्टीप्लाई में यहां पे क्या आएगा, सीरीज। पेएबल डेज कितने आ रहे हैं बेटा, 30। ये कहां से मैं डेज उठा रहा हूं, मैं बाद में बता रहा हूं। ये तो नया करता है इंडस्ट्री एवरेज की, यहां से डेज, बात क्लियर। और यहाँ पर 30 आ गया, सीजीएस कितना आ गया, 40,250 और 360 इज इक्वल टू 333। ये इन्वेस्टमेंट बाय द पेपर्स है। नेट इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे बेटा, अल्टीमेटली रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री, ये रिसीवेबल आ गया प्लस इन्वेंट्री आ गया माइनस पेएबल का, 9910। अब देखिए 9910 लेस देन 10,000 है। इसका मतलब अगर मैं इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो कर लूं, तो भाई इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो करके मैं अपना वर्किंग कैपिटल को विद इन लिमिट रख सकता हूं। और अगर मैंने इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो नहीं करना, तो भाई फिर मुझे 2,620 रुपए का, जो कि ये अमाउंट बनती है 2,620 की जो डेफिशिएंसी आएगी, उसको मुझे अरेंजमेंट कुछ ना कुछ करना है। ये बी पार्ट। अब बेटा इसका पढ़ते हैं सी पार्ट। List on any two action that management of DL may take to reduce the length of working capital। वर्किंग कैपिटल की लेंथ को कम करना है। भाई लेंथ को कम करने के लिए बड़ा इजी बात है, देखिए डेज है, रिसीवेबल डेज बढ़ेगी लेंथ बढ़ेगी, रिसीवेबल डेज कम होंगे लेंथ कम होगी। रिसीवेबल डेज कम से कम कैसे कम होती हैं, जब भाई हम अपने रिसीवेबल्स को कहते हैं भाई जल्दी पैसे, और जल्दी पैसे देने के लिए हम जबरदस्ती नहीं करते, डिस्काउंट्स ऑफर देखो, ठीक है, हम डिस्काउंट्स ऑफर देके अपने रिसीवेबल डेज को कम करें। अब नेक्स्ट इन्वेंटरी डेज को कम करेंगे, कोशिश करेंगे हमारा इन्वेंटरी जल्दी से जल्दी बिक जाए। और उसके बाद जो हमारे पेबल्स हैं, पेबल डेज को क्या करेंगे बेटा, कम करना है बढ़ाना है, कम करेंगे तो इन्वेंटरी हमारे वर्किंग कैश ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ जाएगा। पेबल डेज बढ़ाएंगे, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम। तो हम अपने जो सप्लायर है उससे एक्सटेंडेड टर्म्स लेंगे, ताकि हम पेबल डेज को बढ़ा सके और रिसीवेबल डेज को कम कर सके और इन्वेंटरी होल्डिंग डेज को भी कम। ये तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपने कैश ऑपरेटिंग साइकिल को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम। अब बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप के अंदर पूछें, तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर होगा आपका, उसके बाद हम क्लास को क्लोज करें। ठीक है, ग्रुप के लिए जा रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा मैसेज है ये बताएं ग्रुप में, मैं कोशिश करूंगा आपको अप्रोप्रिएट आंसर। ये बेटा आप ही देखिएगा, हो सकता है मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है, ये मैसेज है। अगर बेटा कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे ओके लिखिए, थोड़ा सा मुझे इस चीज की तसल्ली दे दें कि बेटा ओके ऐसा। अब बेटा नेक्स्ट बात आएगी होमवर्क। अब घर बैठे हैं, होमवर्क तो वही करते हैं अपने। तो बेटा होमवर्क का आपका क्वेश्चन है कि नहीं चला? अब देखिए इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन है। नहीं वो इस तरह करने बेटा, जो हमने कल क्वेश्चन किया था ना लास्ट डे, जो हमारा क्वेश्चन था जो हमने वहां पर जिसमें कहा वो डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है ना, वो आपने सेल्फ टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये वो उस तरह का क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन एक मैंने खुद करवाया, तो सेम अप्रोक्सीमेटली 90% डिटो उसी तरह का है।
तो वो क्वेश्चन एक आपकी प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये फाइल में चलिए शेयर कर। कौन सा? ये क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर। तो फाइल में कर रही है, फाइल में है तो जो हमने सॉल्व किया है वो एडिशनल क्वेश्चन नंबर 5 है। जो होमवर्क में बेटा आप लोगों को मिल रहा है एडिशनल क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। मैं लिख रहा हूं एडिशनल क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट होमवर्क। जी बेटा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह ताला आपके हाफिज़ नासर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।